स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन किया था कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100 आर टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी। यानी कि हम कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं उसे उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो और पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। नंबर 1 इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड नंबर 2 इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहते हैं व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम लोग बात करें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो नाम से पता लग रहा है सैचुरेशन से ऊपर अगर हम किसी पॉइंट पे चले जाते हैं तो वो पॉइंट होता है सुपर सैचुरेशन का। सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन मतलब सेटिस्फेक्शन, या फिर सैचुरेशन मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद कोई भी सॉल्यूशन अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो और सॉल्यूट को गेन कर ले, तो उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी को पता है कि सॉल्यूशन अपने आप में दो पार्ट लिए हुए होता है एंड सॉल्वेंट। तो हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट जनरली कम रहता है, हर समय नहीं लेकिन जनरली कम रहता है, और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो ज्यादा अमाउंट में हम लोग मिक्स करते हैं सॉल्यूट को। तो सुपर सैचुरेशन पॉइंट कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वाटर का एक बीकर है, हमने एक बीकर में पानी लिया है और उसमें हम लोग शुगर को मिक्स कर रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि शुगर की मिक्सिंग धीरे धीरे बंद हो जाएगी। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर शुगर ने अब वाटर में मिक्स होना बंद कर दिया है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड पॉइंट फॉर दैट सॉल्यूशन। अब हमें अगर उस सॉल्यूशन में उस अमाउंट से भी ज्यादा शुगर को मिक्स करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस सॉल्यूशन को टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड होगा उस सॉल्यूशन को, तो जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल बाइंडिंग करके बैठे थे उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमने बाहर से कुछ हीट प्रोवाइड कराई है। अब अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो उस ब्रेक बॉन्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, थोड़ा सा स्पेस आ गया है। अब क्योंकि वहां पर स्पेस जनरेट हो गया है तो अब हमारे पास चांस है कि हम उस स्पेस को फिल कर दें। तो हम उसमें कुछ और सॉल्यूट को मिक्स कर देंगे और हम लोग उस सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर चले जाएंगे। तो वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर जाकर एट सम सर्टेन कंडीशंस हम लोग सॉल्यूट की मिक्सिंग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम लोग बात कर ले बिलो द सैचुरेशन पॉइंट, अगर हम लोग सैचुरेशन पॉइंट से नीचे बात करते हैं किसी सॉल्यूशन की, तो वो होता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट्स की। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिपेंड करती है दो डिफरेंट टाइप के कोफिशिएंट्स में, जिनमें सबसे पहला है हमारा सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। अगर हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट की, तो सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। क्योंकि हम लोग सॉल्युबिलिटी गैस के लिए पढ़ रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम हमने गैस का लिया है मिलीलीटर में और उसे हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्टेट लिक्विड है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इन दोनों का जो रेशियो निकल के आता है वो होता है सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। लेकिन यहां मैं एक चीज को और एड ऑन करना चाहूंगी। सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट को निकालने के लिए हमें स्पेसिफिकली टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस को मेंशन करना होता है कि हम किस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। हम लोग बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की। अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर बात करें एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यानी कि अल्फा इक्वल्स टू होता है V0 अपॉन V मल्टीप्लाई बाय P। यहां पर V होता है हमारा
वॉल्यूम मेजर्ड एट एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर हम लोग जब वॉल्यूम को मेजरमेंट करते हैं और वी नॉट होता है हमारा मेजरमेंट एट रिड्यूस्ड एसटीपी यानी कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस ली थी उनमें जो डिक्रीमेंट आया है उस डिक्रीमेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने जो वॉल्यूम का मेजरमेंट किया है, अगर हम लोग इनके रेशियो को मल्टीप्लाइड कर दें या फिर उनका प्रोडक्ट निकाल दें फ्रॉम देयर प्रेशर, तो वो होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। यानी कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के लिए भी हम लोग कुछ सर्टेन कंडीशंस का यूज कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए लिखा है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन 20 डिग्री सेल्सियस पर डिसॉल्व हुआ है वाटर में और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकल के आया है हमारे पास 0.028। तो हम कह सकते हैं कि 0.028 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 ml सॉल्यूशन। और यहाँ सॉल्यूशन क्योंकि वाटर का है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारा होगा एज अ वाटर। तो कंडीशन मैंने कहा कि हम लोग हमेशा कंडीशंस को मेंशन करके चलेंगे इन रिएक्शंस के अंदर। तो 0.028 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 ml वाटर के अंदर। ये तो थे हमारे कुछ कोफिशिएंट्स। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर की जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं गैस की इन आ। बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। अगर हम लोग बात करें गैसेस की तो वो सभी गैसें जो इजीली लिक्विफेबल होती हैं वो वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल भी होती हैं। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा होता है ड्यू टू देयर लार्ज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ गैसेस की। फॉर एग्जाम्पल NH3, फॉर एग्जाम्पल SO2, फॉर एग्जाम्पल SO3, फॉर एग्जाम्पल HCl और भी बहुत सारी गैसेस हैं हमारे पास एग्जाम्पल में। ये सभी गैसें भी वाटर के अंदर बहुत इजीली सॉल्युबल होती है और ऐसा होता है इनके स्पेशल इंटरेक्शन विद वाटर की वजह से। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर फैक्टर की। तो अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की तो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इस पॉइंट को हम लोग एक इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। अगर हम लोग बात करें कि सॉल्युबिलिटी कंडीशन को फिजिबल बनाना है यानी कि ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ द प्रॉपर्टीज विल बी नेगेटिव। तो हमारे पास ये दोनों ही जो प्रॉपर्टीज हैं एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ये दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर ये दोनों ही प्रॉपर्टीज नेगेटिव होती हैं और हमें इस कंडीशन को फिजिबल कंडीशन में चेंज करना है तो हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पर टेम्परेचर लिया है वो एज लो होना चाहिए एज पॉसिबल। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा हमारा सॉल्युबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल में कहा जाता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर हम लोगों को इस रिएक्शन को फिजिबल करना है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ टेम्परेचर लो होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे थर्ड फैक्टर की, दैट इज प्रेशर। अगर हम लोग बात करें प्रेशर की तो अगर हमारी रिएक्शन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। और इसे भी हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प से समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल बोला गया है कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ये था हमारा सॉल्युबिलिटी के कुछ फैक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं
हेनरीज लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व इन सम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the partial pressure at certain conditions of temperature, that is temperature will be constant. तो अगर हम लोग बात करें रिएक्शन की, तो m प्रोपोर्शनल होगा P के, यानी कि मास ऑफ द गैस प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा m इक्वल्स टू के पी, जहां पर k होगा हमारा हेनरीज कांस्टेंट, m होगा हमारा मास ऑफ द गैस और p होगा हमारा पार्शियल प्रेशर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें यूनिट निकालनी है तो हम लोग किस तरीके से यूनिट निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकालते हैं m k इक्वल्स टू m अपॉन p, क्योंकि हमें पता है m है हमारा मास मतलब ग्राम्स, डिवाइड बाय p है हमारा पार्शियल प्रेशर। तो ये एटीएम या फिर बार, इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हेनरी कांस्टेंट की यूनिट ग्राम पर एटीएम या फिर ग्राम पर बार हो सकती है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है हेनरी कांस्टेंट एंड हेनरी लॉ की। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की। अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसी गैसेस की जो या तो इनसॉल्युबल होती है या फिर स्लाइटली सॉल्युबल होती हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर एट सम सर्टेन कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो उन कंडीशंस के अंदर हेनरी लॉ वर्क नहीं कर पाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ गैसेस, फॉर एग्जाम्पल एमोनिया NH3, फॉर एग्जाम्पल SO2, फॉर एग्जाम्पल HCl, फॉर एग्जाम्पल SO3, ये जब वाटर में डिसॉल्व करती हैं, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये कुछ सर्टेन इंटरेक्शन रखती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उस जगह पर भी हेनरी लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं। तो ये थी हमारी हेनरी लॉ की डिस्कशन एंड लिमिटेशंस। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना